प्यारे साथियों, राम राम सभी को। कैसे हो सभी? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज एचएसएससी की जो प्रीवियस ईयर का पेपर हुआ था 2016 में, उसी में पूछे गए विभिन्न जो क्वेश्चन है उनकी शुरुआत करते हैं। और साथियों, जिस प्रकार से हम बोर्ड के ऊपर जो कई लगातार हमने वीडियो बनाई है और प्रीवियस ईयर के पेपर मैंने बोर्ड पर ही सामने आपको खड़े होकर समझाए हैं, तो उनको भी हम लगातार चलते रहेंगे। और 2 से 3 दिन के बाद हम शुरुआत करते हैं कि दिन के अंदर 2 वीडियो लाई जाएं, एक सुबह के टाइम और एक शाम के टाइम। टाइम भी बहुत जल्द फिक्स कर लेंगे और उस फिक्स टाइम्स के ऊपर लगातार वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो साथियों, आज की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये पहला क्वेश्चन है, उस भारतीय राज्य का नाम बताना है जिसने सर्वाधिक क्या दिए हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो सबसे ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता किसने दिए हैं? तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और पंजाब। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। साथियों, पश्चिम बंगाल ने सबसे ज्यादा भारतीय जो हैं उनको नोबेल पुरस्कार जिन जिन को मिला है, उसमें सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल से थे। पश्चिम बंगाल से सर्वप्रथम 1913 के अंदर भारत रत्न मिला था, सॉरी, ये नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1913 में किसको मिला था? ये मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिला था। उसके बाद 1979 के अंदर मदर टेरेसा को मिला था, 1979 के अंदर। तो मदर टेरेसा का भी संबंध किस राज्य से रहा था? पश्चिम बंगाल से रहा था। उसके बाद भारतीय किसी को मिला था? तो अमर्त्य सेन जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, ये पहला भारतीय जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था अर्थशास्त्र के अंदर, तो अमर्त्य सेन, उनको भी 1998 के अंदर नोबेल पुरस्कार की वो मिला था। और साथियों, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो एक नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम डॉक्टर सीवी रमन। तो डॉक्टर सीवी रमन को भी 1950 के अंदर क्या मिल सॉरी 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये चार जिनको नोबेल पुरस्कार मिला है, इन चारों का संबंध रहा है पश्चिम बंगाल से। तो साथियों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक का पहला भारतीय प्रबंध निदेशक कौन था? वर्ल्ड बैंक का पहला भारतीय निदेशक कौन था साथियों? तो वर्ल्ड बैंक का पहला जो भारतीय प्रबंध निदेशक था, उनका नाम है गौतम काजी। तो साथियों, बी उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे संबंधित हम बहुत सारे फैक्ट जानेंगे कि वर्ल्ड बैंक जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो साथियों, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और 1944 में एक सम्मेलन हुआ था। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान की गई थी। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है, ब्रेटन वुड्स, इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना का जो है वो प्रावधान किया गया था। और साथियों, 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में दो बड़ी संस्थाएं उभर कर सामने आई थी हमारे सामने 1945 में। एक वर्ल्ड बैंक, दूसरा आईएमएफ। यहाँ हम केवल और केवल वर्ल्ड बैंक को लेकर बात करेंगे। साथियों, वर्ल्ड बैंक का वर्तमान के अंदर जो अध्यक्ष है, उनका नाम है डेविड मालपास। तो साथियों, डेविड मालपास जो हैं, ये वर्तमान में क्या हैं? डेविड मालपास, ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के क्या हैं? मालपास हैं साथियों, ये मालपास वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और साथियों, वर्ल्ड बैंक का जो भी अध्यक्ष बनता है, वो हमेशा और हमेशा कहाँ से बनता है? वो हमेशा यूएस से होता है। और आईएमएफ का जो भी हेड एमडी बनता है, अध्यक्ष बनता है, चेयरपर्सन बनता है, चेयरपर्सन बनता है, वो हमेशा और हमेशा यूरोपियन कंट्री से होता है। वर्ल्ड बैंक का साथियों हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है साथियों वाशिंगटन डीसी के अंदर। तो वाशिंगटन जो डीसी है, वाशिंगटन डीसी, ये वाशिंगटन डीसी के अंदर है। वाशिंगटन डीसी में साथियों डीसी की फुल फॉर्म कई बार पूछ ली जाती है। तो वाशिंगटन डीसी में डीसी की फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो इससे संबंधित इतने सारे फैक्ट थे साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु पूछिए कितनी होनी चाहिए। साथियों, ऑप्शन दे रखे 21 वर्ष, 35 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष, 30 वर्ष और 35 वर्ष। तो साथियों, उत्तर आ जाएगा इसका ऑप्शन बी जो है 25 वर्ष। साथियों, भारत का प्रधानमंत्री जो है, इसके बारे में भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 75, इस अनुच्छेद 75 में क्या लिखा हुआ है कि भारत का राष्ट्रपति क्या करेगा? प्रधानमंत्री को नियुक्त करेगा। तो साथियों, एक बात तो ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री की क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है, ना तो इसको मनोनीत किया जाता, ना इसको
निर्वाचित किया जाता, ना इसको चयनित किया जाता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री बनने की योग्यता क्या है? तो साथियों, योग्यता के बारे में संविधान में वैसे तो बहुत ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। संविधान में एक बात कह दी कि भारत का प्रधानमंत्री वही व्यक्ति होगा जो संसद का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो संसद का सदस्य बनने की जिसमें योग्यता हो या संसद का कोई सदस्य हो, वही भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर संसद का सदस्य नहीं है तो आने वाले 6 महीने के अंदर 6 मंथ में उसमें क्या करना पड़ेगा? संसद की सदस्यता लेनी पड़ेगी। और साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 80, जिसमें राज्यसभा की संरचना का उल्लेख है, और अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना का उल्लेख है। और वहीं पर भारतीय संविधान का एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 84। इस अनुच्छेद 84 में दिया हुआ है कि लोकसभा का अगर सदस्य बनेगा तो उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनेगा तो उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो साथियों, न्यूनतम आयु जो भी होगी प्रधानमंत्री के लिए वो 25 वर्ष, क्योंकि ये लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है, तो 25 वर्ष इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था? तो गरीबी हटाना अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया। ऑप्शन दे रखा साथियों, दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी। तो साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो आएगा वो आएगा छठी पंचवर्षीय योजना। साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना जो थी, इसका टाइम पीरियड रहा था 1980 से लेकर, ये 5 साल जो थे, 5 ईयर प्लान जो था, ये 1985 तक चली थी। तो 1980 से 1985 रही थी कौन सी पंचवर्षीय योजना? छठी पंचवर्षीय योजना। साथियों, छठी पंचवर्षीय योजना से संबंधित और क्या बात हो सकती है? एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? नाबार्ड की स्थापना है वो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो साथियों, नाबार्ड की स्थापना भी जो है वो भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी। और छठी पंचवर्षीय योजना का आपने टाइम पीरियड देख लिया। नाबार्ड की स्थापना वैसे पूछे तो 12 जुलाई 1982 को हुई थी। 12 जुलाई 1982 को इस नाबार्ड की स्थापना हुई थी। साथियों, पूछ लिया जाता है पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई थी? तो 1951 को पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत की गई थी। साथियों, इससे संबंधित इतने सारे फैक्ट हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का, जबरदस्त क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में रुपए का सिक्का भारत में प्रथम बार ढाला गया था? तो साथियों, शाहजहां, अकबर, शेरशाह सूरी और अलाउद्दीन खिलजी। साथियों, इस क्वेश्चन का उत्तर जो आएगा वो ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आएगा। तो ऑप्शन सी है शेरशाह सूरी। साथियों, शेरशाह सूरी के बारे में बहुत सारे फैक्ट एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में हुआ था, होशियारपुर में बैजवाड़ा कोई स्थान पड़ता था, वहां पर हुआ था। इनके बचपन का नाम फरीद का और शेर का था। 1539 में इन्होंने चौसा का युद्ध लड़ा था, किसके साथ? हुमायूं के साथ। और इस युद्ध के अंदर हुमायूं हार गया था, लेकिन इसने इस युद्ध में हुमायूं को छोड़ दिया। लेकिन 1540 में अगले ही साल फिर से बिलग्राम का युद्ध हुआ था, जिसे कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और इस युद्ध के द्वारा हुमायूं को इसने हरा दिया और दिल्ली के ऊपर अपना शासन कर लिया। और दिल्ली के ऊपर इन्होंने दिल्ली में सूरवंश की स्थापना कर दी थी, या अफगान शासन की स्थापना कर दी थी। और दिल्ली पर शासन करने वाला मुगलों के बीच में ये एक अफगान शासक था, और दूसरा अफगान शासन जो था वो मुगलों के समय के अंदर आया था, शेरशाह सूरी। इनके बारे में बहुत सारे तथ्य देखने को मिलते हैं कि 1545 में इनका अंतिम सैन्य अभियान था। 1545 के अंदर साथियों इनका अंतिम अभियान था, और जो अंतिम अभियान था वो कालिंजर के विरुद्ध था। कालिंजर जो है, इस कालिंजर के विरुद्ध इनका अंतिम अभियान था, कालिंजर। और साथियों, इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनकी मृत्यु ऐसे हुई थी 1945 के अंदर, इनकी मृत्यु भी हो गई थी। और किस प्रकार से हुई थी? बताया जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अभ्योशास्त्र जो थे वो उसका प्रयोग ये कर रहे थे, और वो चलाते समय उक्का नामक वो अभ्यास शास्त्र था। और जो उक्का नामक अभ्यास शास्त्र था, इसको चलाते समय उनकी क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। शेरशाह सूरी के बारे में पूछा जाता है कि भारत के अंदर जीटी रोड जो है, जीटी रोड, भारत में जीटी रोड जो है, इसको सबसे पहले किसने बनवाया था? जो जीटी रोड जो है, इस जीटी रोड की मरम्मत किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा की गई थी। साथियों, शेरशाह सूरी का मकबरा पेपर में पूछा जाता है, सहसाराम के अंदर है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक मलिक मोहम्मद जायसी हुआ था, जिसने क्या किया था? पद्मावत की रचना भी की थी। तो साथियों, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, पद्मावत की रचना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। और साथियों, पाटलिपुत्र जो वर्तमान के अंदर आज बिहार की राजधानी, जिसको पटना के नाम से जाना जाता है, तो बिहार की राजधानी जो आज के दिन पटना है, तो साथियों कहा जाता है कि इतिहासकारों के द्वारा
कि पाटलिपुत्र को जो पटना नाम दिया गया था उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था शेरशाह सूरी का। साथियों आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का आसन कहाँ पर स्थित है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा? इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा जबलपुर, जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर आ जाएगा। साथियों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दे रखा है, उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर जो है ऑस्कर अवार्ड विजेता रहा है। तो साथियों भानुमथैया, रोहिणी हट्टनगड़ी, सीमा विश्वास, शेखर कपूर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर साथियों सभी को उम्मीद है पता भी होगा, भानुमथैया जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। और भानुमथैया को जो ये ऑस्कर अवार्ड जो है ये कब मिला था? तो भानुमथैया को जो ऑस्कर अवार्ड था, इस ऑस्कर अवार्ड के लिए भानुमथैया जो है इनको ऑस्कर अवार्ड 1982 के अंदर जो गांधी फिल्म बनी थी, फिल्म गांधी में इन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइन जो दिया था उसके लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला था साथियों। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1951, 1953, 54, 1949, 50, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो अक्टूबर 1951 से शुरू हुए थे। अक्टूबर 1951 से पहले आम चुनाव हुए थे। और कब तक चले थे ये आम चुनाव? फरवरी 1952 तक ये आम चुनाव चले थे। लगभग कह सकते हैं भारत में पहली बार जो चुनाव हुए थे वो चुनाव कब हुए थे? 1951-52 के अंदर हुए थे। साथियों लगभग 5 महीने के आसपास ये चुनाव चले थे। और साथियों एक चीज और भी ध्यान रखना, आम चुनाव जो है इन आम चुनाव को लोकसभा के चुनाव भी कहा जाता है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव को ही कहा जाता है आम चुनाव। तो क्वेश्चन पूछ ले भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव कब हुए थे? तो 1951-52 के अंदर भारत में पहली बार लोकसभा के चुनाव हुए थे। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की हत्या कहाँ कब हुई थी? तो साथियों महात्मा गांधी की हत्या सभी को इस क्वेश्चन का पता है कि महात्मा गांधी की हत्या जो है वो 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी जब शाम के समय में शाम को जो प्रार्थना है उसके लिए जो वो जा रहे थे बिड़ला भवन, तो वहां पर नथुराम गोडसे के द्वारा उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके महात्मा गांधी की मृत्यु होगी। और 30 जनवरी को साथियों शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। और नाथूराम गोडसे को क्या दे दिया गया था? फांसी दे दी गई थी। साथियों आपको कमेंट में केवल एक क्वेश्चन का उत्तर बताना है। आपने पढ़ रखा होगा ये क्वेश्चन कि नाथूराम गोडसे को जो फांसी दी गई थी वो किस जेल में दी गई थी। तो ये क्वेश्चन एचएसएससी की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण किस वर्ष हुआ था? साथियों संयुक्त राष्ट्र का निर्माण 1920, 1939, 1945 और 1952। तो साथियों संयुक्त राष्ट्र का निर्माण जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएन है संयुक्त राष्ट्र है ये अस्तित्व में आया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र को लेकर भी मैं जल्दी कल या परसों ही अगली वीडियो आपको आएगी, वो संयुक्त राष्ट्र से संबंधित ही वीडियो आ जाएगी। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और साथियों पिछले क्वेश्चन में ये भी तो हो सकता था कि संयुक्त राष्ट्र को लेकर अगर ये पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महानिदेशक कौन है, तो संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महानिदेशक कौन है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और एचएसएससी ने एक बार क्वेश्चन ये भी कहा था कि इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो एंटोनियो जो गुटेरेस हैं वर्तमान के अंदर हैं। और एचएसएससी ने 4 महानिदेशों के नाम दे दिए और उनके सामने 4 देशों के नाम दे दिए। मैं उनके ऊपर भी चर्चा करूंगा कल परसों, जो भी वीडियो आपके सामने आएगी उसमें पूरी चर्चा करूंगा। और हरियाणा के पेपर में पूछा गया था 31 मार्च 2019 को जो एचसीएस का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। तो साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष फ्रांस की क्रांति हुई थी? तो साथियों फ्रांस की जो क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस की क्रांति 1773, 1783, 1789 और 1764। तो साथियों फ्रांस की क्रांति जो है वो 1779 में हुई थी। और फ्रांस की क्रांति से संबंधित बहुत सारे तथ्य आपको वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर देखने मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती हैं? तो भूमध्य रेखा के समानांतर जिस प्रकार से ये हमारा पृथ्वी का मॉडल है, साथियों पृथ्वी के मॉडल को सबसे पहले किसने बनाया था? मार्टिन बेहम के द्वारा ग्लोब या पृथ्वी का मॉडल बनाया था। तो भूमध्य रेखा किसे कहा जाता है? ये पूर्व से पश्चिम, पूर्व ये पश्चिम, पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व खींची गई
काल्पनिक रेखा, साथियों ध्यान रखना एक काल्पनिक रेखा है, इन काल्पनिक रेखा को कहा गया था 0 डिग्री की अक्षांश रेखा। और जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा थी इसी का नाम था भूमध्य रेखा, इसी को कहा गया इक्वेटर लाइन। और इस भूमध्य रेखा के समानांतर पैरेलल जो ये लाइन खींची गई है, ये लाइन कौन सी है, तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाओं को कहा जाता लेटिट्यूड लाइंस जो हैं वो हैं। तो कौन से ऑप्शन में दे रखा, भूमध्य रेखा के समानांतर जो काल्पनिक रेखा है उन्हें कहा जाता है अक्षांश रेखाएं, यानी लेटिट्यूड लाइन कहा जाता है। साथियों अक्षांश रेखाओं की संख्या के बारे में पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, और क्वेश्चन क्या है कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है। तो साथियों 180 प्लस 0 जो है ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है। तो अक्षांश रेखाएं कौन सी नहीं है, तो उत्तरी ध्रुव जो है ये केवल एक बिंदु के रूप में इस प्रकार से है, और जो दक्षिणी ध्रुव ये भी एक बिंदु के द्वारा है। तो यूपीएससी के पेपर के अंदर इसका उत्तर ये भी माना जा चुका है, इस क्वेश्चन का उत्तर 179 है, क्योंकि जो बिंदु है उनसे तो कोई रेखा ही नहीं बनती, और बिंदु से जब रेखा नहीं बनती तो उसको रेखा में गिना नहीं जाएगा। तो अक्षांश रेखाओं की संख्या साथियों 181 वैसे तो है, क्योंकि 180 उत्तर की 90 उत्तर की तरफ है और 90 दक्षिण की तरफ, तो और 0 वाली इक्वेटर लाइन है, तो इनको जोड़ेंगे तो 181। हालांकि 181 की फॉर्म में नहीं लिखना आपने, और पेपर के अंदर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन माना था, क्योंकि यूपीएससी का कहना था कि उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव ये रेखा नहीं है, केवल और केवल एक बिंदु है। साथियों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कंगारू किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। तो साथियों कंगारू सभी को पता है, सीधा ही उत्तर देख लेते हैं, कंगारू ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। साथियों कई बार पूछ लिया जाता है ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी राजधानी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी को लेकर पेपर में क्वेश्चन आ जाता है साथियों, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। और साथियों पेपर में ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कैनबरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे भारत में पूछ लिया जाता है कि दिल्ली किस नदी के किनारे है, आगरा किस नदी के किनारे है, इलाहाबाद किस नदी के किनारे है, तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और कैनबरा किस नदी के किनारे हैं, तो साथियों कैनबरा मालोगन नदी के किनारे है, मालोंगन जो नदी है उसके किनारे बसा हुआ है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा कौन सी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। तो साथियों ऑप्शन दे रखे 1945-47। संयुक्त राष्ट्र जब अस्तित्व में आया था तो वो 1945 में आया था, और 24 अक्टूबर। साथियों एक ही पेपर के अंदर दो क्वेश्चन यूएनओ के देखने को मिल गए। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर दे रखा था कि यूएनओ अस्तित्व में कब आया था, और इसमें देखिए अब भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था। जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अस्तित्व में आया था। और साथियों जिस साल यूएनओ अस्तित्व में आया था उसी साल भारत यूएनओ का सदस्य बना था। और साथियों भारत यूएनओ का सदस्य जो बना था वो 30 अक्टूबर को भारत यूएनओ का सदस्य बन गया था। तो साथियों इसमें केवल साल पूछा गया था, केवल साल पूछा गया था, तो 1945 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इससे संबंधित मैं जल्दी वीडियो लेकर आ रहा हूं आपके सामने 1 या 2 दिन में ही। अगला क्वेश्चन है रेड क्रॉस का गठन किसने किया था। तो साथियों रेड क्रॉस का गठन किसने किया था, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है हेनरी ड्यूनेट ने। हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस का गठन किया था। साथियों रेड क्रॉस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, हेनरी ड्यूनेट के द्वारा। रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी। अगर ये भी पूछ लिया जाए रेड क्रॉस जो है इसकी स्थापना दिवस प्रत्येक साल किस दिन को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, या विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, तो साथियों 8 मई जो है इसको विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। और 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेट ने क्या किया था, रेड क्रॉस की स्थापना की थी। इस रेड क्रॉस का मुख्यालय पूछ लिया जाता साथियों, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जो है रेड क्रॉस, इस रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर है जेनेवा। और जेनेवा पड़ता साथियों स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड के अंदर। इस और रेड क्रॉस को साथियों 3 बार नोबेल पुरस्कार भी दिया जा चुका है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा साथियों किस अंग के माध्यम से मछली सांस लेती है। तो मछली जो है वो किस अंग के माध्यम से सांस लेती है, तो मछली जो है वो गलफड़ों के माध्यम से सांस लेती है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष के लिए लोग किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो निकट दृष्टि दोष जो है इसके लिए प्रयोग किया जाता है अवतल लेंस। अब साथियों अवतल और उत्तल कई बार ऑप्शन के अंदर ये मिल जाता है, इसका उत्तर तो आ जाएगा बी अवतल लेंस। कई बार ये मिल जाता है इंग्लिश टर्म वो दे देता है
कॉनकेव कहा जाता है इसको, कॉनकेव, कॉनकेव। और कॉन्वेक्स कहा जाता है, वो कहा जाता है इस उत्तल को। तो साथ ही इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा कॉनकेव लेंस जो है अवतल लेंस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो साथियों टेस्ट क्रिकेट के अंदर पहला शतक जिसने लगाया था वो थे लाला अमरनाथ। और लाला अमरनाथ जो है इन्होंने 1952 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच में शतक लगाया था। तो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने शतक लगाया था। और कब लगाया था, 1952 के अंदर इन्होंने पहला शतक लगाया था टेस्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन है पहला भारतीय जिसको टेस्ट में शतक लगाया। अगला क्वेश्चन है प्राचीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किसने किया था। तो साथियों प्राचीन ओलंपिक जो खेल हैं इनका शुभारंभ पूछा गया था तो रोमवासियों ने, ग्रीक वासियों ने, मिस्र वासियों ने और तुर्कों ने। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा ग्रीक वासियों ने यानी यूनानियों ने। तो ग्रीक वासी इसका उत्तर आ जाएगा। ग्रीक वासियों के द्वारा 776 ईस्वी में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर दी थी। लेकिन पेपर के अंदर अधिकतर तो यही पूछा जाता है कि आधुनिक ओलंपिक जो हैं, इस आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कब से की गई थी। तो 1896 में साथियों एथेंस जो है, एथेंस, इस एथेंस के अंदर क्या किया गया था, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई थी। साथियों इससे संबंधित और फैक्ट जानेंगे। क्वेश्चन और आ रखा है इसी पेपर के अंदर। अगला क्वेश्चन दे रखा है बाकू जो है ये बाकू किस देश की राजधानी है। तो साथियों बाकू किस देश की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और पेपर के अंदर अक्सर एक राजधानी को लेकर पेपर में बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो साथियों कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। साथियों ध्यान का रखना है कि कारगिल विजय दिवस जो है ये 26 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल किस किस के साथ युद्ध हुआ था भारत का। तो भारत का पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसी युद्ध को कारगिल का नाम दिया गया था। ये युद्ध साथियों 2 महीने तक ये युद्ध चला था। और 2 महीने तक जो युद्ध चला था आप देख सकते हैं उस युद्ध के अंदर कितनी क्षति हुई होगी। दोनों ही देशों को क्षति होगी, लेकिन ये हरामखोर ऐसा है कि मानता ही नहीं है। आज भी ये सीज फायर करता चल रहा है, भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचता चल रहा है, आतंकवादी भेजता चल रहा है। तो साथियों आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय निम्न में से किस शहर में खोला गया था। तो भारत का प्रथम पूछा गया भूमिगत संग्रहालय किस शहर में खोला गया। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा नई दिल्ली के अंदर भारत का प्रथम भूमिगत संग्रहालय खोला गया। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वाधीनता दिवस के 70 वर्ष की प्रतिष्ठा के लिए 15 से 23 अगस्त तक आयोजित तिरंगा यात्रा के लिए विषय धुन जारी की है। विषय धुन जारी की है और विषय धुन है 70 साल की आज़ादी याद करो कुर्बानी की रचना किसने की थी। साथियों इसकी रचना पूछी गई है तो इसकी रचना की है गुलजार ने, जावेद अख्तर ने, भीमराव पंचाल ने, गजल श्रीवास्तव ने। तो साथियों इसकी रचना की है गजल श्रीवास्तव ने। साथियों गजल श्रीवास्तव का एक वास्तविक नाम जो है वो है केसी राजू, केसी राजू, केसी राजू श्रीनिवास जो है इनका वास्तविक नाम है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों क्या है। अगला क्वेश्चन है पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। यानी तारीख पूछी गई है कि कौन सी तारीख को पेमा खांडू ने शपथ ली थी। ये नहीं पूछा गया कि पेमा खांडू किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो पेमा खांडू जो अरुणाचल के मुख्यमंत्री है तो क्वेश्चन में ही दे दिया इन्होंने शपथ किस तारीख को ली थी। ये पेपर में पूछा गया था HSSC के पेपर में। साथियों पूछा क्यों गया था, क्योंकि पेपर 2016 में हुआ था, उस समय चर्चा का विषय था तो इसलिए पूछ लिया था। तो साथियों इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा 17 जुलाई 2019 को इन्होंने शपथ ली थी। और आज भी पेमा खांडू क्या है, अरुणाचल प्रदेश के CM है। तो अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल भी तो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है। तो साथियों BD मिश्रा जो है, BD मिश्र या BD मिश्रा, BD मिश्रा जो हैं वो अरुणाचल प्रदेश के क्या हैं, राज्यपाल हैं। साथियों कई बार पूछ लिया जाता है कि ईटानगर किस राज्य की राजधानी है और SSC CGL में एक क्वेश्चन आया भी था। तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी का ही नाम है। एक पूछ लिया जाता है नामदफा, आपने नाम सुन भी रखा होगा, नामदफा राष्ट्रीय जो पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कहाँ पर है। तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है किस देश में रियो ओलंपिक गेम्स 2016 हुए। तो किस देश में रियो ओलंपिक खेल 2016 हुए हैं। तो साथियों 2016 के अंदर रियो ओलंपिक गेम
कहाँ पर हुए थे? तो ब्राजील की राजधानी जो है रियो डी जेनेरियो, ब्राजील की वैसे दो राजधानियां हैं, रियो डी जेनेरियो ब्राजील की राजधानी है, इसको पहले राजधानी माना जाता था। ब्रासीलिया वर्तमान में ब्राजील की राजधानी है। तो ब्राजील के अंदर रियो शहर जो है, उस रियो के अंदर ओलंपिक खेल हुए थे। साथियों आगे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पेपर में आ लिया क्वेश्चन कि ओलंपिक खेल जो हैं ये प्रत्येक 4 साल बाद होते हैं। 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित थे? तो 2020 में जापान में प्रस्तावित थे। और जापान में कहाँ पर? जापान में था टोक्यो। तो साथियों जापान के टोक्यो में ये प्रस्तावित थे। और आप सब जानते हैं कि जापान में के टोक्यो में जो इस साल प्रस्तावित थे और अगले महीने के अंदर ओलंपिक खेलों की शुरुआत होनी थी, और कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से ये 1 साल के लिए पोस्टपोन कर दी गई हैं और अगले साल के लिए भी ये प्रस्तावित हो चुके हैं। तो रियो ओलंपिक जो हैं ये, सॉरी रियो तो हो ही चुके, तो जापान के अंदर जो ओलंपिक होने थे ये अगले साल 2021 में होंगे। इससे संबंधित और क्या फैक्ट हो सकते हैं साथियों? 2024 में पूछा जा सकता है ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? 2024 में होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर होंगे। और साथियों अगर पूछ लिया जाए, अगला भी प्रस्तावित हो चुका है 2028। साथियों ये 2028 में यूएसए में होंगे और यूएसए के लॉस एंजल्स जो शहर है वहां पर होंगे। साथियों इनको लेकर एक क्वेश्चन और भी आया था पेपर के अंदर, पेपर में आ चुका। पेपर की तारीख थी 19 नवंबर 2018। और क्या क्वेश्चन आया था? क्वेश्चन ये आया था कि 2020 के ओलंपिक खेल जो हैं 2020 के, इनका शुभंकर क्या है? हालांकि अब तो होने नहीं है 2020 में, लेकिन इनका शुभंकर पेपर में 2 साल पहले पूछा जा चुका। तो मेरी तोवा जो है, मेरी तोवा, ये मेरी तोवा इनका क्या था? शुभंकर का नाम था। तो मेरी तोवा शुभंकर था 2020 के ओलंपिक खेलों का। तो इनसे संबंधित सारे इतने सारे फैक्ट हैं, अगर ये आगे के लिए ध्यान रखना साथियों। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा, जय हरियाणवी। साथियों वीडियो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।